Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are fine. My name is Adeel Mehboob. In today's lecture of computer science, we are going to discuss about 4th generation and 5th generation. Last lecture में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशंस कंप्यूटर्स की पढ़ी थी कि कंप्यूटर में पहली टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई, फिर दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी हुई। आज हमने चौथी टेक्नोलॉजी पढ़नी है। हमारा आर्टिकल नंबर 1.2.4 है जिसका नाम है 4th जनरेशन। याद रखिएगा 4th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जो कि लेस देन 1 स्क्वायर इंच होती है, मतलब 1 मुरब्बा इंच से थोड़ी सी कम होती है। एक कंप्यूटर चिप है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी याद रखना है आपने, मैंने पहले भी बताया था कि जो जनरेशन आ रही थी वक्त के साथ, नेक्स्ट जनरेशन, वो प्रीवियस जनरेशन से साइज़ में स्मॉल थी, प्रीवियस जनरेशन से फास्ट थी और बेहतर थी हर लिहाज से, और कीमत में भी कम थी, ठीक है, रिलायबल थी। तो ये बातें इसी में आपने अप्लाई कर देनी है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये पिछली प्रीवियस जनरेशन की निस्बत बेहतर टेक्नोलॉजी है और इस्तेमाल होती है, आज भी इस्तेमाल होती है 4th जनरेशन। आज हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है जिसे हम CPU कहते हैं, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि क्या है। इसको 1971 में बनाया था। किसने बनाया था? टेड होफ ने बनाया था। टेड होफ ने इसको बनाया था 1971 में, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसका नाम था इंटेल 4004। ये नाम आपने याद रखना है कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो टेड होफ ने 1971 में बनाया था। उसके बाद वो कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ इस्तेमाल होता है, हमें ये पता होना चाहिए। साइज़ मैंने आपको बता दिया इसका, लेस देन 1 स्क्वायर इंच। माइक्रो प्रोसेसर आज हमारे जितने भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, वो तमाम मशीन जो ऑटोमेटिक हैं, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक मशीन्स जहाँ आप देखें आपने समझ जाना है इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। जैसे हमारा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसी तरह से जो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, ऑटोमेटिक क्लॉक्स होती हैं, ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, टोस्टर्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं जिनमें ऑटोमेटिकली वो अलार्म जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह हो रही हैं, ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं। तो इनमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया था, कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया था प्रीवियस जनरेशन की निस्बत। इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ जो है वो कम हो गया था, और जो इसका साइज़ है वो कम हुआ था तो इस वजह से जो हमने LSI और VLSI हिस्ट्री में, कंप्यूटर की हिस्ट्री में ये दो टर्म्स हमने पढ़ी थी कि साइंटिस्ट ये दो काम करना चाह रहे थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों का कंबाइन हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है जब ये आया तो चीज़ें कंबाइन हो गई, इकट्ठी हो गई, कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया। कंबाइन से मुराद ये है जैसे आज हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कैमरा भी मौजूद है, उसके अंदर रेडियो भी मौजूद है, उसके अंदर हम कॉल भी कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी है, वीडियो भी है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट उसके फ़ीचर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन हो गई, जबकि पहले ये चीज़ें अलग-अलग होती थी। आपको पता है कि कैमरा अलग हुआ करता था, MP4 प्लेयर अलग था, MP3 प्लेयर अलग था, लेकिन अब हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर के अंदर आ गई। तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गई हर चीज़, जो है मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर होता है, उसके अंदर शामिल है। तो ये 4th जनरेशन के आने से ये बड़ा बेहतर काम हुआ, साइज़ बहुत कम हो गया और चीज़ें इंटीग्रेट हो गई, इकट्ठी हो गई और एक ही डिवाइस के अंदर आ गई। इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, IBM PC और एप्पल मैकिंटोश। ये वही एग्जांपल्स हैं जो हमने डिजिटल कंप्यूटर की पढ़ी थी। एप्पल मैकिंटोश और IBM PC, ये एग्जांपल्स आपने इसमें भी लिखनी है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल हमने देखी हैं वही इसकी 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर्स वाली एग्जांपल है। ये जो दो सिस्टम्स हैं ये याद रखना है आपने, 4th जनरेशन के सिस्टम है। जिस तरह हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स पढ़े, ENIAC, UNIVAC पढ़ा, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर पढ़े, थर्ड के पढ़े, इसी तरह से 4th जनरेशन के ये कंप्यूटर्स हैं, आपने इसकी एग्जांपल में लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेशन है वो है 5th जनरेशन। सबसे लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही है वो 5th जनरेशन है जिस पे काम किया जा रहा है इस टाइम। फिफ्थ जनरेशन जिसका नाम है AI। AI से मुराद है आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब है मसनूई जहानत। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई और इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत। ये जो जनरेशन है, मतलब 4th जनरेशन जब कामयाब हो गई, माइक्रो प्रोसेसर बन गया, सिस्टम्स आ गए, उनमें माइक्रो प्रोसेसर लग गया, ऑटोमेटिक डिवाइसेस मुतारिफ हो गई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आपको हिस्ट्री में मैंने बताया था कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि क्यों ना हम एक ऐसी जनरेशन की तरफ बढ़ें, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें जो इंसानों को रिप्लेस कर दे, मतलब वो सारे काम जो इंसान कर सकता है वो काम मशीन करे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि वो ये करना चाह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे एक इंसान बनाना चाह रहे हैं जो कि मशीन के ज़रिए से बनाया जाएगा, ऐसा कंप्यूटर जो इंसान की तरह काम करेगा, इंसान की तरह सोचेगा, उसके अंदर सेल्फ डिसीजन की पावर, वही सारे काम वो करना चाह रहे हैं। तो लेकिन ये जो जनरेशन अभी तक कामयाब नहीं, जाहिर सी बात है, एक जनरेशन मुकम्मल होगी तो नेक्स्ट की तरफ वो बढ़ेंगे। 4th जनरेशन कामयाब हो गई, मुकम्मल हो गई, तो 5th की तरफ वो आए। लेकिन 5th जनरेशन अभी तक कामयाब नहीं है, ये अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पे है पिछले कोई 20-25 साल से, क्योंकि इसके अंदर जो मशीन्स वो बना रहे हैं, जो रोबोट्स बना रहे हैं, रोबोट्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, लेकिन रोबोट्स के अंदर सेल्फ डिसीजन की पावर नहीं है जो ह्यूमंस में होती है। मतलब हम लोग खुद से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मशीन्स ऐसा नहीं कर सकती। रोबोट्स जो होते हैं, याद रखिएगा, उनको जितना कहा गया, जितना फीड किया गया है उनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उन्होंने उसी को फॉलो करना है, ना उससे ज़्यादा करना है ना उससे कम करना है। हम लोग खुद से भी कुछ डिसाइड कर सकते हैं, चाहे हमें कोई भी काम कहा जाए, हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, हमारे अंदर डिसीजन की पावर होती है। लेकिन रोबोट्स के अंदर डिसीजन की पावर नहीं होती, सेल्फ डिसीजन नहीं है उनके अंदर, इस वजह से ये फील्ड कामयाब नहीं। तो वो इसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ डिसीजन की पावर भी हो, रोबोट इंसान की तरह सीखे। लेकिन याद रखना है आपने कि ये जो 5th जनरेशन है, इस जनरेशन के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसे काम हुए हैं जो कि आज इस्तेमाल हो रहे हैं इस फील्ड की वजह से। जैसे हमारा बायोमेट्रिक का सिस्टम है, हमारा थंब स्कैन किया जाता है, बायोमेट्रिक चेक किया जाता है, वो रोबोटिक्स के लिए असल में बनाया गया था, तो आज सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो असल में उन्होंने इसलिए बनाया था कि रोबोट जो है वो इंसान को पहचाने, जब उससे हैंड शेक करे तो उसके साथ उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अपने पास रिकॉर्ड कर ले, नाम उसका सेव कर ले, नेक्स्ट टाइम उसका नाम लेकर उससे बात करे। तो ये असल में उन्होंने रोबोट के लिए बनाया था। तो ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई। थंब इंप्रेशन वाली तो मशीन जो है इंसान को पहचानती है। आज बायोमेट्रिक सिस्टम हर जगह मौजूद है, सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए, टेंडर्स के लिए, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम इसकी वजह से है, वॉइस रिकॉग्निशन है, आवाज़ को पहचानना। तो इस फील्ड के बड़े तरक्याती काम मौजूद हैं आज हमारे पास, लेकिन ये 100% कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बात वही है कि सेल्फ डिसीजन की पावर नहीं है, ना रोबोट के अंदर फीलिंग्स होती हैं जो इंसान में होती है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कोशिश की जा रही है। उसके बाद आपने याद रखना है कि 5th जनरेशन में क्वांटम कंप्यूटिंग, एक टर्म है क्वांटम कंप्यूटिंग और एक है नैनो टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी होती है कि बहुत ही माइनर, छोटी सी एक टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, उनको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है वो ऐसी कंप्यूटिंग है जो फिज़िक्स के साथ मिलकर बनाई जाती है। तो ये इनके ऊपर काम हो रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, ये जो 5th जनरेशन है, इसके अंदर बायोलॉजिकल फील्ड भी शामिल है, क्योंकि वो इंसान की तरह काम करना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजिकल फील्ड भी शामिल है इसके अंदर। इसमें जो फिज़िक्स की फील्ड है वो भी शामिल है, इसके अंदर कंप्यूटर फील्ड भी शामिल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक की जो फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं उनका भी इसके अंदर काम है। तो ये शोबा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये जो फील्ड है, इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड जो हैं, ज़्यादातर जितनी भी दुनिया में फील्ड्स हैं उनमें मैक्सिमम जो फील्ड्स हैं वो इसके साथ इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि सबका इसमें काम है। तो ये हमारी 5th जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है, लेकिन ये स्टिल डेवलपमेंट स्टेज पर है, क्योंकि अभी ये मुकम्मल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये होगी तो फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी भी, तो फिलहाल इसी पे काम किया जा रहा है, आज भी इसी पे काम हो रहा है। इस जनरेशन की बहुत सारी तरक्याती काम मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बहुत हैं। फेस डिटेक्शन है, आपको पता है हमारा फेस डिटेक्ट किया जाता है, स्माइल डिटेक्शन होती है आज हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, फेस डिटेक्ट करके वो फेस लॉक आपको पता आया हुआ है। तो ये है ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई अब तो इसकी ये जो 5th जनरेशन है ये इसकी तरक्याती काम है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे हम डिस्कशन करते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।